गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बेटा हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर अलग अलग पार्टीज़ होती हैं और उन पार्टीज़, जितनी भी वो पार्टीज़ हैं, उसको क्या है, वो जीतती हैं, ठीक है। जैसे वो जीतने के बाद क्या है कि उनको इक्वली जो है हम कह सकते हैं कि उनको संसद के अंदर इक्वली जिस जैसे जैसे वो पार्टी जीतती हैं उसके हिसाब से क्या है कि उनको उसी अनुपात में क्या है कि उस संसद के अंदर उनको उसी रेशो में जो है सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज़ बाहर कोई पार्टी जो संसद में या राज्यसभा के अंदर या लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो डिपेंड करता है उनकी सीट के ऊपर, ठीक है। उनकी जो रेशो है वो डिपेंड करती है कि वो कितने सीटों पर वो विजयी हुए हैं। मतलब अगर मान लो सपोज जैसे हम जिनको वोट देते हैं, जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो सभी कैंडिडेट मिलकर एक सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब जो भी पार्टी जीतेगी, सभी छोटे छोटे कैंडिडेट मिलकर जो है एक पार्टी का निर्माण करते हैं। अब वो जो पार्टी है, जो भी पार्टी जीतेगी, ठीक है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, ठीक है, तो क्या है, या बसपा है, ठीक है, या फिर कुछ निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो ये सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो सपोज़ सबसे ज़्यादा जो वोट है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो वोट है, मतलब सपोज़ कांग्रेस पार्टी को जो है इलेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, ठीक है, और उनके सारे उम्मीदवार जीत गए। तो उसमें क्या है कि उसके बाद जब उनको संसद के अंदर वहाँ पर जो प्रपोर्शन मिलेगा, वहाँ पर जो उनको रेशो मिलेगा सीट्स का, वो सबसे ज़्यादा मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर विनिंग, ठीक है। मतलब उनकी जो भी उनकी जीत है उसके हिसाब से जो है उनको वहाँ पर जो है उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो है उनको सीट्स जो है हिस्सा वहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब उनके जो वोटिंग है, जो उनके वोट्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही रेशो है सीट का, ठीक है। जितने वो ज़्यादा वोट उनको आएंगे, उनकी पार्टीज़ को जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही उनका रेशो भी उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। जिस कारण से हम इसको क्या है कि इसको बोलते हैं हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है ना, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, ठीक है। इस प्रणाली में क्या है कि किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिले जितनी प्रतिशत वो वोट मिली है, ठीक है। तो ये बात इसमें क्लियर कर रहा है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जैसे कुछ इसने एग्जांपल भी दिए, जैसे कुछ देश जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्र चुनाव में प्राप्त वोट के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं, ठीक है। उसी के अनुपात में, मतलब जितनी वो चुनाव में जितनी जीत ली है, जितनी उसके पास सीटें थी, उसी के हिसाब से जो है उसको वोट के अनुपात में ही सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका था अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिला, जहाँ पर पूरे देश को बहु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया। बहु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि जैसे दो हमारे क्षेत्र हैं, ठीक है ना भाई, ये पार्टी और ये पार्टी, दो पार्टी होती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पार्टी का निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशी की एक सूची जारी की, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशी को निर्वाचन क्षेत्र में चुनने होते हैं। इस दोनों के रूप में हम मतदाता पर राजनीतिक दलों को वोट देते हैं और ना कि प्रत्याशियों को, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या है कि जैसे छोटे छोटे कैंडिडेट जब जीतते हैं उसके बाद में क्या है कि उनको उन्हीं से ही पार्टी का निर्माण होता है और उन्हीं के आधार पर ही क्या हम कह सकते हैं कि पार्टी जो है वो जीतती है, ठीक है, और सत्ता में आती है,
ठीक है। और उन्हीं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती है रहता है। उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक हम कह सकते हैं कि ये देखिए, ये जैसे इन्होंने बताया है इसमें इजराइल, देखो जैसे इसके अंदर ये नाम दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, पार्टी के नाम है, वहाँ की जो पार्टी है, इजराइल की जो पार्टी है उनके नाम इसमें दिए हुए हैं। इजराइल में समानुपात, मतलब इसके अंदर जो है प्रोपोर्शनल जो हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस किस तरह से हुआ है वो इसके अंदर बता रहा है। 2015 के अंदर ये इलेक्शन हुए जैसे, और इसके अंदर क्या है कि जैसे लीकुंड, ठीक है, या फिर जियोनिस्टिक शिवर, ठीक है, तो इनको जितने परसेंट इनको वोट मिले अकॉर्डिंग टू, वैसे ही इनको सीटें भी उसके अकॉर्डिंग ही मिली। देखो 30 सीटें हैं, 24 सीटें हैं, 13, जिसके जितने जीत जिसकी और उतने ही उसको जो है वहाँ पर जो उसके अंदर सीट उतनी ही मिलेंगी, ठीक है। इस हिसाब से प्रपोर्शन निकाला जाता है। इसमें से एक प्रपोर्शन निकालने के लिए जैसे मान लो इन्होंने इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक इन्होंने एक फॉर्मूला भी इसके अंदर बताया था। देखो अब इसी को ही अगर इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए तो इंडिया के अंदर भी जो है इसी तरह से ही राज्यसभा के अंदर हम कहते हैं कि राज्यसभा में चुनाव का समानुपातक प्रतिनिधि को चुनाव, हाउ टू इसके अंदर कह सकते हैं कि PR वर्क इन द राज्यसभा इलेक्शंस, ठीक है। PR मतलब इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो किस तरह से भारत में राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिलता है, इसके अंदर बोलते हैं इसको हम एकल संक्रमित मत प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। मतलब क्या है, इसमें एक सिस्टम होता है कि जैसे मान लो सपोज 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनको क्या है हमने किसी सीट के लिए चुनना है। जैसे सपोज राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव में क्या है कि 4 पर्सन को चुन लिया गया। अब उन 4 पर्सन्स में क्या है कि सभी को वोट डालेंगे, टिक कर दिया, प्रेफरेंस दे दी, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको है, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, 4 प्रेफरेंस हमने अपने अकॉर्डिंग दे दी, ठीक है। सपोज इसी तरह से जिसके सबसे ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंस जो है, मान लो सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस पे बोल प्रतिभा पाटिल है, ठीक है, तो क्या है कि सेकंड प्रेफरेंस पे मान लो कोई और है, ठीक है, थर्ड पे कोई और है, इस तरह कर कर 4 नाम हमने दे दिए, ठीक है। तो जिसका सबसे फोर्थ जो प्रेफरेंस है उसका सबसे कम इसमें हिस्सेदारी है, तो क्या है उसके जितने भी पोर्शन होगा, उसका जितना भी परसेंटेज होगा, जितना उसने काउंट किया है, वो सारे का सारा उसको उसमें से हटा दिया जाएगा। फिर मेंबर रह गए 3, उन 3 के अंदर क्या है कि उनको सेम प्रोपोर्शनली उसके अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह कर कर जो है इलेक्शंस को इसके अंदर जो है इस तरह से चुना जाता है, ठीक है। ये तो एक सीट के लिए एग्जांपल है। जैसे इसमें राज्यसभा के अंदर देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि इन्होंने जो हम कह सकते हैं कि एक जयपुर का इन्होंने एग्जांपल लिया इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, टोटल जो वोट पूल्ड है और टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, ठीक है, +1 जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। जैसे राजस्थान के अंदर 200 विधायक को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है, ठीक है। यदि 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए जो है 4 सदस्य चुनने हैं, तो विजयी उम्मीदवार को किस तरह से चुनेंगे कि 200, ठीक है, बाय 4+1, इस तरह कर कर और +1 कर देंगे इसमें। तो इस तरह कर कर जो है पर पर्सन के हिसाब से क्या है कि 41 वोट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो ये वोटिंग नहीं होती है, अगर मान लो किसी एक सदस्य को 41 चाहिए ना, ठीक है, एक सदस्य को 41 वोट की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। अगर उसको 41 वोट्स नहीं आते हैं तो ये प्रक्रिया दोबारा से की जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जब मतगणना होती है तो उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वेरिएंट, मतलब क्या है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, वोट गिनना जाता है और प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशी की वांछनीय संख्या वोटों की
कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, ऐसी उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसके सबसे कम होते हैं, जिसमें प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हैं, और उसे वोट को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशियों को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है, मतलब वो सभी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि वांछनीय संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर देती है। ठीक है, मतलब जब तक कि उसको जो परसेंटेज है उतने वोट नहीं मिल पाते तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब ये जो एक आगे जो हम बात कर रहे हैं ये है हमारे इंडिया के अंदर किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, और जिस तरह से हमें पता है कि हम इलेक्शंस को किस रिज़ल्ट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम रिज़ल्ट को निकालते हैं जिसके सबसे ज़्यादा वोट है, नेचुरली बात है ना। तो इसमें क्या है कि भारत में सर्वाधिक वोट से ही जीत की प्रणाली, ठीक है, मतलब हायर वोट जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसी को ही हम क्या है कि विनिंग पार्टी डिसाइड कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है इस प्रोसेस को हमने शुरू किया। ठीक है, जैसे जैसे किया, और जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे किसी छोटे देश में तो यह लागू हो सकता है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। ठीक है, सर्वाधिक वोट से जीतने वाली व्यवस्था की सफलता इस लोकप्रियता का कारण है कि उस समय मतदाताओं के लिए जिन राजनीति और चुनाव को विशेष ज्ञान नहीं है उस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट या फिर कोई ग्रुप जो है को उसको ये स्वीकृति प्रदान करना होता है कि राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वीरता दे सकते हैं, मतलब किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं और किसी दल को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। वे चाहें तो दोनों में से मतदाता मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी करता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि भाई एक ने जीतना है, ठीक है, और ये उसमें हेल्प भी करता है। ठीक है ना, कैसे हेल्प करता है कि हमें पता है कि एक जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे भाई वही जीतेगा। ठीक है, तो क्या है कि एक तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी, संतुलन बनाने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है ना, ये नहीं है कि अगर मान लो किसी के वोट कम होंगे, ठीक है, या किसी के ज़्यादा होंगे, तो जिसके ज़्यादा होंगे वही उसी पर्सन को ही आगे जाने का अधिकार है, उसी को ही जो है आगे मिनिस्टर्स बनने का अधिकार है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ डिसाइड होती है। ठीक है, ये प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरना उम्मीदवारों में भी चयन को स्पष्ट विकल्प करती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सही में लिख रहा है। उसके बाद क्या है कि अन्य चुनावी व्यवस्था में खास तौर पर समानुपात प्रतिनिधि प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनाव का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों को चयन पार्टी के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि करने वाले और उनके प्रति उत्तरदायी कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीतने वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रति कौन है और उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कहीं जगह पर क्या है कि समान प्रोपोर्शन के हिसाब से, जैसे पार्टी में भी क्या है कि एक तरह का हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशंस है उसको लागू किया जाता है। उसी के आधार पर ही क्या है कि कई बार इलेक्शंस को मतलब एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि, और उसी के अकॉर्डिंग ही पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट है उनको भी उसी के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस दे दी जाती है। ठीक है ना, और उसके आधार पर क्या है कि अगर मान लो, जैसे इसमें आगे भी एग्जांपल देगा ये, कि जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपात प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें भी पता थी कि ये जो है पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लागू किया गया, कई जगह पर इसको लागू किया जाता है, ठीक है भाई। सेम प्रपोर्शन के हिसाब से जो है उसको कोई जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन के बाद में क्या है कि जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है ना, अब उसके अंदर जो भी पार्टी को बहुमत मिला है उसी के अकॉर्डिंग ही जो है उसको आगे उसी के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है ना। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं कि ये कुछ चीज़ों ने कहाँ पहुँचे, कहाँ समझे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नीचे 2016 के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम दिए गए हैं, जिसमें विधानसभा की संरचना कैसी होती है। यदि इजराइल की तरह समानुपात प्रतिनिधि प्रणाली होती है तो क्या है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि किसी पार्टी का बहुमत होगा, कौन सरकार बनाएगा, इस व्यवस्था का राजनीतिक दल के संबंध में क्या प्रभाव होगा। देखिए इसके अंदर ये सारे के सारे वोट हैं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग ही जो है सीट का रेशो जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही बट गया है, ठीक है, समानुपात, ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ही हम ये भी कह सकते हैं कि यही जो रेशो है यही कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी करते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करता है। अब प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करता है कि जैसे मान लो समान रेशो के हिसाब से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट भी मतलब सामने आते हैं जो एक तरह के कैंडिडेट चुनने के लायक नहीं है, या कैंडिडेट जो है मतलब एक तरह का जिसको सपोर्टिंग ज़्यादा होगी, नेचुरली बात है उसका रेशो भी ज़्यादा होगा भाई, ठीक है। अगर वो जो पर्सन है अगर वो सही नहीं है तो फिर उस हिसाब से क्या है कि उसका अगर रेशो ज़्यादा होगा तो फिर उसके हिसाब से जो कार्य आगे किए जाएंगे, अगर मान लो वो चुना जाता है पर्सन, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो काम होगा वो सही ढंग से नहीं होगा, ठीक है। और हम इसके अंदर और इसमें हेल्प क्या मिलती है, हमें हेल्प ये भी मिलती है इसके अंदर, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है कि जितने भी सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने में मदद मिलती है, ठीक है, जितने भी हैं हम ये भी कह सकते हैं। और संविधान का अब तक कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षा को प्रमाणित करता है कि संविधान निर्माताओं की उम्मीद और संविधान की प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाण करता है कि सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली जो है वो आम मतदाताओं के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त में मदद मिली है। जैसे हमने अभी बात की कि जो वोट ज़्यादा लेगा वही जीत पाएगा भाई, ठीक है। और इससे क्या है कि जो दूसरे दल है उनको भी बढ़ावा मिला है, और जिससे क्या है कि जो छोटे छोटे दल है उनका भी अपना मतलब एक तरह से वो भी एक अस्तित्व में आए, ठीक है। और प्लस इसमें एक चीज़ और इसका जो एक ड्रॉबैक इसमें ये भी मिलता है कि जिस तरह इसके अंदर क्या है कि एक ड्यूल सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे मान लो दो पार्टियां ही इसके अंदर सामने हमें देखने को मिलती हैं, तो वही पार्टी दूसरी बार आ जाती है पहली पार्टी। उस वजह से क्या है कि जब तीसरी पार्टी कोई नई पार्टी अगर इसमें अपना कैंडिडेट उतारना चाहे तो उसके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, उसको बहुत कठिनाई का सामना करता पड़ता है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि जैसे कि नए दल या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित अगर हम कह सकते हैं कि इस तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत की इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग से स्वतंत्रता के बाद में यद्यपि सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रणाली अपनाई गई, फिर भी एक दल का वास्तव उभरने का सामने आया और साथ ही साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे, ठीक है। तो 1989 के बाद जो है भारत में हम कह सकते हैं कि बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। 1898 के बाद हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो मिलकर उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी पूरी की पूरी सरकार जो है चलाई है। हम इसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे यूपीए की सरकार थी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से
हम इसको देख सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये देखा जाता है कि हम ये देखते हैं इसके अंदर कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो उसे चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इसमें छोटे छोटे सामाजिक समूह को अहित होता है और यह भारतीय सामाजिक परिवेश और अधिक महत्वपूर्ण है। यह जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ठीक है, हमें पता है कि ज़्यादातर इस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली का परिणाम यही भी होगा कि इस कारण से क्या है कि जितना भी हमारा सोसाइटी है, सिस्टम है, उसमें क्या है कि हमें पता है ये चीज़ें बटी हुई है, लेकिन फिर भी ये चीज़ दिखाई ना इनविजिबल सी हमें दिखाई भी देती है और कई बार दिखती भी है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे हम कह सकते हैं कि कास्टिज़म है, ठीक है, जाति के आधार पर या फिर किसी हम कह सकते हैं कि उस आधार पर भी वोट जो है वो बटे होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी क्या है कि हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ एरिया के अंदर क्या है कि कम्युनिटी ही रहती है, उस कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, इसका अर्थ यह भी है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में कोई उस समुदाय के लोग वोट डाल सकते हैं और संविधान सभा में अनेक सदस्यों को उस पर शंका थी कि उस विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जिस तरह से हमें पता है कि ये जो सिस्टम है, जो आरक्षण का जिस तरह से सिस्टम है, रिजर्वेशंस जो है हम कह सकते हैं कि है रिज़र्व जो कैटेगरीज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसके लिए एक, और या फिर या महिलाओं के लिए जो फीमेल है उनके लिए एक बना दिया गया है कि इतने परसेंट जो है, जैसे 33% जो कोटा है वो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए। ठीक है, ताकि वो उस पर अपना इलेक्शंस वो भी जीत सकें। और इसी तरह से जो हम कह सकते हैं कि कुछ जो है जो शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए भी इस तरह से प्रावधान रखा गया है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा के अंदर टोटल जो है 543 जो है इतनी हमारी सीटें हैं, जिसमें से 84 जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए, 47% जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए, एक जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, एक को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइबल। ठीक है, उनके लिए आरक्षित है। ठीक है, और उसी के हिसाब से ही उसमें पोर्शन जो है वो बटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित होंगे, यह कौन तय करेगा, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। ये निर्णय एक स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा लिया जाता है, जिसे परिसीमा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, परिसीमा आयोग। अब ये परिसीमा आयोग क्या है कि इसमें जो है ये राष्ट्रपति आयोग, ये राष्ट्रपति जो है इसका गठन करता है और इसी के ये जो है ये डिसाइड करता है कि कौन से एरिया को जो है हम शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइबल के अकॉर्डिंग जो है किस क्षेत्र को रिज़र्व के अंदर बांट सकते हैं, ये उसी के अंदर ही डिसाइड किया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इस गठबंधन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है और प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्र का एक कोटा होता है और उस राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है और जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसके आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में वैसे तो सभी जगह ही इस तरह का रेशो होता है, हम देखते हैं। ठीक है ना, कि कितने परसेंट लोग चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, सभी में रेशो होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अकॉर्डिंग टू द उस एरिया के उसको रिज़र्व एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें अंदर ये भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये अकॉर्डिंग टू जो फीमेल है या फिर जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ही ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उनके लिए जो सीट्स है वो रिज़र्व रखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जो हमारा चुनाव है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कहते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन होते हैं कि फेयर एंड फाइन होने चाहिए, ये ना हो किसी तरह का, और जो जिस तरह का वोटिंग हुई है जो जनता ने वोट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ मिलनी भी चाहिए ना, जो रिज़ल्ट उनको उनके अकॉर्डिंग मिलना भी चाहिए। ना हो
कि वो रिज़ल्ट उनको अकॉर्डिंग उनको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव के लिए वोटिंग किया है, ठीक है, तो रिज़ल्ट भी उसी अकॉर्डिंग जो है अच्छा ही होना चाहिए। ये ना हो कि रिज़ल्ट के अंदर कई बार हेरा फेरी हो जाती है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं भी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है हमारा चुनाव होना चाहिए। कहाँ पहुँचे, क्या समझे, ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जैसे इसमें 3 पर्सन हैं, उन्होंने मोमडम्स जो मुसलमान हैं उनके बारे में एक एग्ज़ाम्पल दिया है। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, क्या एग्ज़ाम्पल दिया है अब ये देखते हो। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि 14.2% जो है वो मुसलमान है, मान गए। ठीक है, उसके बाद जबकि लोकसभा के अंदर जो है संसद की संख्या जो है वो 6% से भी थोड़ी है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस अनुपात में जो है आधे से भी कम है। ठीक है, जो मुसलमान लोग हैं वो मतलब आधे से भी कम है। ठीक है, अगर संसद के अंदर देखा जाए, वैसे उनकी जो परसेंटेज है वो 14.2% हम कह सकते हैं कि 14.2% है, लेकिन संसद के अंदर जो संसद के सदन में बैठते हैं, जो निर्वाचित हम कह सकते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 6% से भी कम है। ठीक है, इसके लिए 3 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए। ये तीनों ही जो है इसी कम्युनिटी से हैं, तो अपने अपने सिस्टम बना रहे हैं कि जैसे फर्स्ट जो है वो मेन उसके ऊपर बेस कर रहा है कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस की जो प्रणाली है वो उस तरह से अपनाना चाहिए भाई। प्रॉपर जितने परसेंट मोमडम्स हैं उतने परसेंट कम से कम एटलीस्ट हमें सीटें तो मिले। पहला तो ये कह रहा है जो हिलाल है। आरिफ क्या कह रहा है कि जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल को जो है कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, उसी तरह से जो है मोमडम्स जो मुसलमान लोग हैं उनको भी वैसे ही मिलनी चाहिए। सभा ये कह रही है कि माना कि मुसलमानों को जो है हम कह सकते हैं कि उनको कुछ परसेंट जो है हमें वोट जो भी आरक्षण या मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन मुसलमान महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि फ़ीमेल के लिए जबकि 33% क्राइटेरिया है, उसमें सभी तरह की महिलाएं आएंगी, लेकिन ये कह रही है, सभा कह रही है कि मतलब जो मोमडम्स जो फीमेल है उनके लिए अलग से एक इस तरह का जो है सिस्टम होना चाहिए कि उनको अलग से वो अपना वोटिंग का और प्लस चुनने का, उसके बाद वो कैंडिडेट बनकर जो है मतलब लोक राज्यसभा या संसद के अंदर वो बैठ सके, है ना। तो वो अलग से उनका सिस्टम होना चाहिए। तो इस तरह कर कर जो है इसमें बात कही गई। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही। ओके, थैंक यू।